एक्सरसाइज 7.8 का थ्योरी चल रहा है, न्यूटन्स लेबनिज रूल। न्यूटन्स लेबनिज रूल है, या इसी को बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल भी, या इसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक है, इसी रूल को हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। निश्चित समाकलन या न्यूटन लेबनिज रूल होता क्या है? ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मान लिया गया है और एक संतत एवं परिभाषित फलन है अंतराल ए से बी में, क्लोज इंटरवल ए से कम है बी में, तथा फलन के सभी मान ऋणेतर है, ऋण नहीं होगा। फलन के सभी मान का है ऋणेतर है, ऋण नहीं होगा। ऋणेतर मतलब ऋण नहीं तो धन और जीरो। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण नहीं तो धन और जीरो। धन जीरो को हम लोग पूर्ण संख्या भी कहते हैं। धन जीरो को क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ पे है, इसका वैल्यू है जी ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो ए से बी में अब निकालते हैं। क्लोज इंटरवल ए से कम है बी में निकालते हैं दोनों का। तो यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल ले लिए, क्या ले लिए? क्लोज इंटरवल ए से बी। एफ ऑफ एक्स डी एक्स का ऐसी आप जानते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ भी क्लोज इंटरवल लिख दिए, इस तरह से लिख दिए इंटीग्रेशन क्लोज इंटरवल ए से बी। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आईसी हम लोग को आया है जी ऑफ एक्स प्लस सी, जी ऑफ एक्स प्लस सी इसका आईसी आया है किसका? एफ ऑफ एक्स का। तो इसका आईसी लिख दिए। अब अपर लिमिट पुट करेंगे बी, तो बी पुट करेंगे एच की जगह, ये आपका होता है जी ऑफ बी प्लस सी हो गया। अब माइनस अपर लिमिट और माइनस होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट होता है तो लोअर लिमिट में ए पुट करना है, तो जी ऑफ ए प्लस सी, सी से सी कट गया, जी ऑफ बी माइनस कितना गया? जी ऑफ ए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां ए जो है निम्न सीमा है लोअर लिमिट है और बी जो है उच्च सीमा है अपर लिमिट है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नोट में। नोट में कहता है यहां पे ए नंबर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी को हिंदी में पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स का निश्चित समाकलन ए से बी पढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स का निश्चित समाकलन ए से क्या पढ़ते हैं? बी पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट का बी। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी पढ़ते हैं। बी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा, कुछ भी ऐसी हो, एफ ऑफ एस का मान कुछ भी हो, ऊपर नीचे सेम रहेगा, लोअर अपर सेम रहेगा, तो इसका ग्रांटेड वैल्यू क्या आता है? जीरो आता है। इसका ग्रांटेड वैल्यू क्या आता है? जीरो आता है। इसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ द सम। डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, फाइंड आउट करना है। लिमिट ऑफ द सम, लिमिट के सम में, लिमिट ऑफ द सम, यहां पर जोग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को क्या करना है? ज्ञात करना है। डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, लेकिन सम ऑफ लिमिट या लिमिट ऑफ सम के रूप में, यानी जोग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान क्या करना है? निकालना है। इसके लिए आपको एक फिगर ले लिया है। यहां पर फिगर में देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक ग्राफ लिए हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस ग्राफ का नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि चौड़ीकरण कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे जब ये a से b तक गया है,
ए से कहां तक गया है, बी तक। यह है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पूरा क्लोज इंटरवल पी क्यू आर एस है। पी क्यू का है, आर एस है। एक पट्टी बनाए यहां से काट करके, इस पट्टी का लेंथ लिया है एच, इस पट्टी का लेंथ कितना है, एच है। और जो फर्स्ट पॉइंट है ए, इसको एक्स नॉट माने हैं, तो सेकेंड पॉइंट जो होगा x1, थर्ड पॉइंट x2, फोर्थ पॉइंट x3, फिफ्थ पॉइंट x4, डॉट डॉट जाएगा कुछ अगला पट्टी में, तो xr-1 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहां पे जाएगा तो xr बन जाएगा अगला पट्टी। इसके बाद बढ़ते बढ़ते जाएगा तो xn बन जाएगा, जिसको लास्ट बोलेंगे। तो लास्ट बाउंडेड एरिया है, तो लास्ट बाउंडेशन को हम लोग लास्ट पॉइंट को मान लिए का xn बराबर b। इनिशियल पॉइंट को a इक्वल टू एक्स नॉट और फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट को xn इक्वल टू का मान लिया है, b मान लिया है। इसके बाद इसको मतलब क्या किया है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है, इसकी एरिया को बताता है। इसके क्या को बताता है, एरिया को। हम इस एरिया को बहुत सारे पार्ट में क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। बहुत सारे पार्ट में क्या कर लिए, यहाँ पे तो आप इस तरह से ऐसे खींच करके पैरेललोग्राम बना बना करके पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। जैसे एरिया निकालना है, आपका एरिया ऐसे निकालना है यहाँ से यहाँ तक के, तो आप यहाँ से पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर यहाँ से पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर यहाँ से पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर यहाँ से पैरेललोग्राम, फिर यहाँ से पैरेललोग्राम। ऐसे पैरेललोग्राम बना बना करके सबकी एरिया तो निकाल सकते हैं। लेकिन जो ये कोण पे ये बचा हुआ पार्ट है बिंदी वाला, उस पार्ट का एरिया हम कैलकुलस के द्वारा निकालते हैं। पैरेललोग्राम से ये संभव का है नहीं है, तो हम कैलकुलस के द्वारा उस पार्ट का एरिया क्या करते हैं, निकालते हैं। और ये डेफिनिट इंटीग्रल के द्वारा क्या किया जाता है, एरिया को फाइंड आउट किया जाता है। बहुत सारे पट्टियों में बांट बांट कर, इतना पतला पट्टी में बांटेंगे, इतना पतला, ये पट्टी जो होगा आपका एकदम, वो जो एरिया बचबे नहीं करेगा। जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो एरिया क्या होगा, वहां पे यहाँ कर्व के पास एरिया क्या होगा, बच ही नहीं पाएगा। बहुत सारे पतला पतला पट्टी, एन पट्टी, हजारों करोड़ों पट्टियों में बांट करके हम लोग क्या करते हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं। और लगभग इसको मानते हैं कि जो ये कोण वाला जो सब बचा है पॉइंट, वो जीरो है, मतलब वो बचा हुआ का है नहीं है। इस तरह से हम लोग सारे एरिया को सम करके और एक डेफिनिट इंटीग्रल द्वारा, पूरा फुल बाउंडेशन कर्व द्वारा एरिया जो फॉर्मेट किया गया है पी क्यू आर एस, तो इस पी क्यू आर एस को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं सारे पार्ट वाले एरिया को क्या करके, जोड़ जोड़ करके। ठीक है, तो इसके पार्ट बांटे हैं। बांटने के लिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले स्टेप में। ठीक है, ये पार्ट बांट करके सबको इनिशियलाइज फिगर बना दिए। इसके बाद इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेशन में आइए चलते हैं आगे। वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आपका वक्र बनाया गया था यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ a से यहाँ b था, यहाँ पे एक वक्र ऐसे बनाए थे जिसकी पट्टियों का चौड़ाई h था, जिसकी पट्टियों का चौड़ाई कितना था, h था। ये था xr-1 और ये था xr। ये था आपका ABCD, A B, और यहाँ पे C था, और यहाँ पे क्या था, D था। अब देखिए इसके बाद कर रहा है घिरे y इक्वल टू एफ ऑफ एस कर्व, x इक्वल टू a का मतलब हाई। देखिए यहाँ x इक्वल टू a का मतलब हाई लाइन, और y इक्वल टू एफ ऑफ एस का मतलब हाई। ये लाइन जो है y इक्वल टू किसका है, एफ ऑफ एक्स का है ये लाइन। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व हो गया, x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b है, एक्स अक्ष मतलब भाई है आपका, जो एक्स अक्ष है पूरा एरिया ई निकालना है, पूरा एरिया ऐसे करके यहाँ से ऐसे, यहाँ से का ऐसे निकालना है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए,
जहां से जहां तक है, ए से बी तक है, ए से कहां तक, बी तक, तो x इक्वल टू ए लिखेंगे मतलब हाई लाइन, x इक्वल टू बी लिखेंगे मतलब हाई लाइन, x अक्ष लिखेंगे मतलब ये लाइन, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब ये। पूरा एरिया हो गया, पूरा क्या हो गया, एरिया। यही पूरा एरिया आपको क्या करना है, इंटीग्रल जो है, ये पूरा एरिया जो है, इसी एरिया को हम लोग निश्चित समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन। वही कह रहा है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही निश्चित समाकलन कहलाता है। इसे सूचित कैसे करते हैं, देखो एक सच पर मेरा जहां से जहां तक ग्राफ गया है, कहां से कहां तक गया है, ए से बी तक, ए से बी एफ ऑफ एक्स, और dx मतलब एक सच, dx मतलब एक सच द्वारा सूचित किया जाता है। इसी को हम लोग निश्चित समाकलन बोलते हैं। चलिए ठीक है, निश्चित समाकलन है, निकालते कैसे हैं, निश्चित समाकलन है तो इसको क्या करते हैं, निकालते कैसे। सबसे पहले बहुत पार्ट में तोड़ देंगे इसको, बहुत पार्ट में एरिया को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, बहुत पार्ट में, इनफाइनाइट, हजारों करोड़ों अरबों पट्टी में तोड़ देंगे, बहुत पतला पतला पट्टी में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, बहुत पतला पतला। जब पट्टी में तोड़ के सारे पट्टियों का एरिया निकाल करके जोड़ेंगे तो हमारा इस एरिया का वैल्यू का हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए एक पट्टी पर हम बात करते हैं, किस पट्टी पर बात करते हैं, एक पट्टी पर। एक पट्टी लिए हैं, यहां है ए बी सी डी, ए बी सी डी है, और एम एन पर बात करेंगे, एम है एन है। एक नया फिगर फ्रेंड से ड्रॉ करते हैं, इसको हटा करके देखिए, हम एक पट्टी पर बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। एक पट्टी लिए हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम एक पट्टी पे बात करने जा रहे हैं। ये आपका है बी वाला पार्ट, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये पट्टी पर हम बात करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस पट्टी पर हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। इस पूरे को नाम देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी नाम देते हैं। तो वही कह रहा है कि अंतराल ए बी को, देखिए यहां पे ए से बी को हम एन पट्टियों में क्या कर दिए, विभक्त कर दिए, क्या कर दिए, और सभी अंतराल जो है एच दूरी पर है। सभी अंतराल कितना दूरी पर है, एच दूरी पर, कितना दूरी पर है, यानी यहां पे हो जाएगा, यह है एक्स नॉट, ये क्या है, एक्स नॉट है, ये x1 है, x2 है, और सभी अंतराल जो है x नॉट से x1 के बीच के डिस्टेंस h है, x नॉट से x1 के बीच के डिस्टेंस कितना है, h है। फिर x1 से x2 के बीच के डिस्टेंस, x1 से x2 के बीच के डिस्टेंस वो भी क्या है, इस सारे अंतराल में बांट दिए, मतलब है जितना फाड़ फाड़ के ऐसे एकों को पट्टी बनाए, जैसे हाई पट्टी बनाए ना, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो चौड़ा पट्टी तरह बना के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ एगो है ए, एक्स नॉट इक्वल टू कितना ए है, ये हो गया x1, तो ये पट्टी जो बना ना आपका h डिस्टेंस, ऐसा ऐसा बहुत सारा इसमें करोड़ों पट्टी बना है, जो कि सारे का डिस्टेंस कितना है, h, सारे का डिस्टेंस कितना है, h। तो अंतरालों में विभाजित कर दिया, विभाजित किया, और प्रत्येक अंतरालों की लंबाई कितना है, h, प्रत्येक अंतरालों की लंबाई कितना है, h है। यहां देखिए आपके पट्टियों पे बढ़िया से क्लियर करके दिखाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पर x हो गया, यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे पट्टी ऐसे गया है। यहाँ देखिए ये x नॉट है, x नॉट मतलब a है, x नॉट मतलब कितना है, यानी ई डिस्टेंस a है, और यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी बना है इसे, तो ये हो गया आपका x नॉट के बाद x1, और ये h डिस्टेंस है, मान लो ये तो चौड़ा करके दिखा देते हैं, एवढे दूर बनेंगे। तो ये वो पट्टी बना है, तो इस पट्टी का अंतराल h है, तो ये x1 हो गया। तो x1 के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस h, a प्लस कितना, और x1 का डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, a प्लस h। अब यहां से इतना ही दूरी पर x2 लेंगे, तो x2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस
2h, एच एच क्या होता जाएगा, जुड़ते जाएगा। तो वैसी बात को यहाँ लिखे x0 बराबर a, तो x1 बराबर हो जाएगा a प्लस एच, x2 बराबर हो गया a प्लस 2h, x3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3h, xr बराबर हो गया a प्लस RH, 2 है तो 2h, 3 है तो 3h, r है तो RH, xn रहेगा तो a प्लस कितना हो जाएगा NH। xn मतलब लास्ट वाला पॉइंट, तो xn है तो xn को हम लोग लास्ट पॉइंट को b माने हैं, लास्ट पॉइंट को क्या माने हैं, b। और जब लास्ट पॉइंट को b माने हैं, फिगर में दिया गया है, तो xn को b माने हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा, यानी xn इक्वल टू b या b इक्वल टू आया कितना, a प्लस NH, a प्लस कितना है NH, तो b इक्वल टू हो गया a प्लस NH। NH का मान निकालेंगे, NH का मान निकालेंगे तो a को ले जाके इन्हें घटाएंगे, a को इन्हें ले जाके क्या करेंगे, घटाएंगे, तो NH इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए, NH इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस ए। अब देखना है जब NH का मान निकल गया b माइनस ए, ये काम करेगा आपको जोग सीमा के रूप में, समाकलन रूप में, जोग सीमा के रूप में, समाकलन में यह काम करेगा फॉर्मूला के रूप में। NH बराबर याद करना है b माइनस ए, NH बराबर कितना होता है, b माइनस ए। इसके बाद अब चलते हैं, निकालते हैं फॉर्मूला, ड्राइंग करते हैं, कैसे ड्राइंग होगा देखिए। यदि n टेंस टू इन्फिनिटिव रहेगा, बहुत सारा पार्ट में बांट दिया गया इन्फिनिटिव पार्ट में, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। जैसे देखिए, अब आप ही सोचिए कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा पार्ट में बांट दिया जाएगा, पतला पतला एकदम इन्फिनिटिव पार्ट में, तो h कितना हो जाएगा, पातर होके, h एकदम पट्टी पातर होकर के, पट्टी पातर होकर के h कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। h है कितना हो जाएगा, h के मान, और एको वो पट्टियां देखेंगे पतला पतला पट्टी, जैसे यहाँ पे ग्राफ है, देखिए यहाँ पे, अब खूब एती वो ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक के पूरा पातर पतला पतला एकदम पट्टी बनाएंगे, पतला पतला एकदम एकदम पतला पतला, तो एच का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एच का हो जाएगा, सट के 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। एच के मान बहुत दूर नहीं जाएगा, एकदम तनका में हो जाएगा। इन्फानाइट पट्टी बनाएंगे, इन्फानाइट पट्टी बनाएंगे तो एच सटते जाएगा, सटते सटते एकदम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेंस टू का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब अंतरालों की संख्या बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटिव बनेगा, तब जितने अंतराल बढ़ाएंगे उतने एच का होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना अंतराल बढ़ाएंगे उतने एच का होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी, ये हो गया आपका पी क्यू आर, यहाँ पे एस पी था, पी क्यू आर एस पी था, यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ आर था, एस था, यहाँ एस था, पी क्यू आर एस पी, यहां से सीधे लाइन में आना चाहिए, पी क्यू आर एस, ऐसे आना चाहिए था, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी लिखा है सही, लेकिन उसे लिखना नहीं चाहिए। पी क्यू आर एस पी मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल का हम बात कर रहे हैं, पूरे के क्षेत्रफल का हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ। तो पूरा का क्षेत्रफल का जब हम बात कर रहे हैं, तो पूरा का क्षेत्रफल प्रत्येक उप क्षेत्रों का योग है। प्रत्येक उप क्षेत्रों का क्या है, जितना बांटा गया है सबको जोड़ेंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, मिलेगा। सबको जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल मिलेगा, पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, मिलेगा। अब देखिए, तो वही कह रहा है कि जो ये पार्ट का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं, तो पूरा योग पात्र पात्र में बांटा गया है, तो पूरा क्षेत्रफलों का ये क्या है, योग है। चलिए ठीक है। आज जो बांटल गई बा ना, बांटलों में एगो और देखिए ध्यान से थोड़ा सा, एगो हम बांटे थे आपको ऐसे दे करके, ऐसे बांटे थे, ऐसे करके ऐसे किए थे, यहाँ पे ऐसे एगो पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ए, ये था बी, ये था सी, इधर देखिए ये था डी, ये था एम एन, क्या था, एम एन था, एन एम था, ये ऐसे किया। अब यहां पे देखिए एसएन और एसएन डैश उप अंतरालों, यहां से यहां तक के बात कर रहे हैं हम, एक्सआर -1 से एक्सआर के बीच, यहां के बीच बात कर रहे हैं हम, ये एच है। एक पट्टी के बारे में आ गया। अब
कि एक पट्टी का क्षेत्रफल किस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एगो ऊंच आयत बनेगा, एगो निम्न आयत बनेगा। ऊंच आयत और निम्न आयत क्या है, ध्यान से देखिए। ऊंच आयत यहाँ पे कह रहा है कि एसएन तथा एसएन डैश उप अंतरालों इतना में r इक्वल टू 1 2 3 n पर बने आयतों तथा ऊंच आयतों के क्षेत्रफलों का योग होता है। आयतों तथा ऊंच आयतों, देखिए आयत यहाँ पे ई बन गया, यहाँ पे आयत ई बन गया, यहाँ पे आयत का बन गया, ई बन गया। और ऊंच आयत कौन हो जाएगा आपका, यहां से ई हो जाएगा ऊंच आयत। तो ऊंच आयत और आयत के क्षेत्रफलों का ये सब मिला करके क्या है, योग है। नहीं तो यहां से भी बोल सकता है ऊंच आयत, यहां से यहां तक, ऐसे यहां से यहां तक ऊंच आयत हो जाएगा। मतलब हई हटा देंगे ना, तो जो हई यहां से ऐसे बनेगा तो इसको ऊंच आयत बोलेगा और इसको बोलेगा आयत। तो एकरा के एगो क्षेत्रफलवा के मान ले भाई एसएन, एगो क्षेत्रफलवा के मान ले भाई एसएन डैश, मतलब एसएन डैश। देखिए तीनों बराबर हो गए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये इतना छोटा पार्ट में बंट जाएगा ना, इतना छोटा पार्ट में बच जाएगा कि देखो ए बी एन एम ई अब बराबर हो जाए, जनता क्या करा, डी बी एन एम अब बराबर हो जाए, जनता क्या करा, डी सी एन एम। ये तीनों क्षेत्रफल, मतलब हई ले करके एगो खाली हई ले करके एगो खाली हई, तीनों क्षेत्रफल का आएगा। इतना पार्ट में बांट दिया जाएगा ना, इतना पतला पतला पार्ट में बांट दिया जाएगा कि तीनों क्षेत्रफल जैसे कैसे कहेंगे बराबर आएगा। याद रखिए, जैसे ग्राफ में ये तनी पात्र में बांटोगे, ये तनी पात्र, इतनी पात्र में, तो बताओ ये आयत कैसे बनेगा, आयत बनेगा चाहे नीचे वाला सब तीनों के तीनों का आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं, तीनों के तीनों का आ जाएगा। हाँ मतलब एकदम तीनों के तीनों बराबर है, हई हो चाहे हई हो और चाहे का हई हो, तीनों बराबर होगा। हाँ यहाँ पर लिख सकता है इतना बराबर बी एन एम बराबर होगा डीबी एन एम के, डीबी एन एम के। अब इहो बराबर होगा क्या करा, डी सी एन एम के। ये तीनों के तीनों क्षेत्रफल का होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इतना पतला पार्ट बांट दिया गया है कि तीनों का क्षेत्रफल निकालने पर लगभग आएगा, बराबर आएगा। उतना छोटा पार्ट बट जाएगा तो हम उसको बराबर ही मानते हैं। का होता नहीं है, एग्जैक्टली में होता नहीं है, लेकिन टेंस टू लगा करके इतना करीब चल जाता है ना कि हम वही बोलते हैं। जैसे 1.1 लाख 9 को 1.1 अरब 9 को क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 2 के करीब, यानी टेंस टू 2। तो उसी तरह टेंस टू होता है, क्षेत्रफल का होता है जो हम लोग निकालते हैं डिफिनिट से, वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है, एकदम का निकलता है टेंस टू, मतलब वो है 1.1 लाख 9 को टेंस टू 2 कहो, चाहे हम लोग 2 भी करते हैं, क्या करते हैं 2 पुट, क्या करते हैं 2 ना पुट करते हैं। तो इसलिए मतलब एग्जैक्ट नहीं निकलता है, इतना करीब निकलता है ना कि हम लोग उस क्षेत्रफल को सही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो आइए फिर एसएन बराबर जब चलते हैं, यहां देखिए जब हम एसएन बराबर चलेंगे, एसएन बराबर जब एक्स नॉट से चालू करेंगे, यहां देखिए जब ये एक्स वाई है, जब हम एक्स नॉट से चालू करेंगे तो यहां तक जाएंगे, ये हो गया एक्सएन -1, ये हो गया एक्सएन। तो एक्स नॉट से चालू करेंगे तो एक्सएन -1 तक रह जाएंगे, और यदि x1 से चालू करेंगे तो यहां से चालू करेंगे तो कहां तक जाएंगे, एक्सएन तक जाएंगे। तो आपका ई हो गया एसएन, जो एक्स नॉट से चालू किए हैं तो एसएन हो गया, और जो x1 से चालू किए हैं तो उनका हो गया एसएन डैश। यहां से एन तक जाना है हमको, तो 0 से चालू करेंगे तो एन से पहले ही ना एन तक पहुंच जाएगा, एन टर्म तक 0 से चालू किए हैं तो एक पहले ही एन तक पहुंच जाएगा। और जब 1 से चालू होगा, जब कहां से चालू होगा, 1 से चालू होगा, तो आपको एन तक जाना पड़ेगा, एन तक क्या करना पड़ेगा, अब कुल क्षेत्रफलों का जो
कुली क्षेत्रफलों को कहा, तो ये निकाला गया कुली क्षेत्रफलों का योग। ये कुली क्षेत्रफलों का कहा है, योग है। कुली क्षेत्रफलों का योग निकला कैसे है, आधार गुणे शीतलम से निकलना है। ये आधार है h और शीतलम आपका इससे निकलेगा एफ ऑफ एक्स, x1 से। एफ ऑफ कहां से निकलेगा, x1 से, जो बांटा गया है उसी में। ये दोनों क्षेत्रफल जैसे जैसे अंतरालों का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अंतरालों का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, इस दशा में दोनों क्या होंगे, समान होंगे। जैसे लिखा है ना, समान होंगे। तो यह है आपका एस एन, ये है एस एन, आई है का एस एन डैश, ये सब क्या होंगे, समान होंगे। ये सब क्या होंगे, समान होंगे। तो वही बात को यहाँ पे क्या किया गया, लिखा गया। इसके आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं एस एन। दोनों में लिमिट ले लिए, एस एन डैश और एस एन दोनों क्या था, बराबर था। दोनों में क्या ले लिए, लिमिट ले लिए। तो इतना को क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं एम एन बी डी एम, एम एन बी डी एम, एम एन बी डी एम का क्षेत्रफल एम एन बी डी एम का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, तब जोड़ेंगे h टेंस टू जीरो लिमिट, h टेंस टू जीरो लिमिट लिखेंगे। इसके बाद h एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इसको लिख सकते हैं, ये जोड़ेंगे तो a से b हो गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स का हो गया डी एक्स हो गया। जो आपका यही फॉर्मूला लास्ट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपका यही फॉर्मूला मिलेगा एक, जहां NH बराबर आप लोग को तो प्राप्त कर लिए हैं, NH बराबर कितना, b माइनस ए। एक तो और इसको कन्वर्ट करके इसी फॉर्मूला को थोड़ा डेराइव करके अलग लिखा गया है, a से b रहेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही रहेगा। अब देखिए यहां पे लिखा गया है n टेंस टू इंफिनिटी, कितना लिखा गया है, यहां पे लिखेंगे पहले b माइनस ए होता है और n टेंस टू इंफिनिटी होता है, लिमिट अब 1/n होता है। यहाँ पे 1 क्या होता है, n होता है। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस कितना हो जाएगा 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू का हो गया h, ए प्लस 1 माइनस एच। यहाँ पे इन्फिनेटिव जो रहेगा टेंस टू b माइनस से बाहर निकल जाता है, 1/n हो जाता है। एफ ऑफ ए, यही फॉर्मूला है, डिराइव किया गया इसका। इसी दो फॉर्मूला को यूज करके बनाते हैं हम लोग, तो बोलते हैं इसे, इस सूत्र को योग सीमा के योग सीमा के रूप में, योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन या प्रथम सिद्धांत का समाकलन भी कहते हैं, या प्रथम सिद्धांत प्रथम सिद्धांत द्वारा समाकलन भी कहते हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा भी
समाकलन समाकलन इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ बढ़िया पड़ेगा। यहां पर लिखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ लिमिट ऑफ सम एट द लिमिट ऑफ सम या डेफिनेट इंटीग्रल का सीधे बोल दो इंटीग्रल ऑफ बाय द इंटीग्रल बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे ई रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, ई रहता है यहाँ पे प्रिंसिपल में, ठीक है, यहाँ पे ई रहता है, याद रखिए कहते हैं। तो समझ रहे हैं, इसी फार्मूला का उपयोग करके जब हम लोग सूत्र का उपयोग करके जब समाकलन निकालेंगे तो निश्चित समाकलन जोग सीमा के रूप में बोलते हैं, या जोग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कहते हैं, या प्रथम सिद्धांत के द्वारा भी समाकलन हम लोग कहते हैं, प्रथम सिद्धांत के द्वारा समाकलन, ठीक है। इसके आगे कुछ नोट पॉइंट है, लिखते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो नोट पॉइंट देखते हैं। ये 1 1 1 n तक 1 है, इसका एडिशन करना है, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नंबर 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक रहेगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। 3 नंबर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। इसके बाद में 4 नंबर 1 के क्यूब 2 के क्यूब 3 के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n के क्यूब रहेगा। ये होता है n इंटू, यही चीज होता है, होल स्क्वायर लग जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, बाई 2 के होल स्क्वायर। इसके बाद अगला चलते हैं 5 नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 रहेगा। अब यहाँ पे n माइनस 1 होगा, कुछ नहीं, n के जगह यहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे, n के जगह यहाँ पे जब n माइनस 1 रखेंगे, देखिए क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा यहाँ पे रख दिया n के जगह पे n माइनस 1, फिर यहाँ रखेंगे n के जगह पे n माइनस 1, n माइनस 1 अब प्लस 1, अब बाई कितना हो जाएगा 2, तो 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, n बचा, यहाँ पे n आई हो गया कितना, n माइनस 1, अब बाई कितना 2। इसी तरह प्रूफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। को यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि n के जगह पे n माइनस 1 डालेंगे तो आपका ये क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1/2 आएगा, ये आएगा n इंटू n माइनस 1/2 आएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 के होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा, कुछ नहीं,
जहां जहां प्लस होता है साथ आप माइनस लगा देना, बस n इंटू n माइनस वन, 2n माइनस वन, अब बाई कितना हो जाएगा आपका 6। इसके बाद जब चलेंगे 7 नंबर, 1 के क्यूब, 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस वन के क्यूब बराबर, क्यू है तो वही चीज लिखेंगे, यहाँ खाली माइनस लिखेंगे, n इंटू n माइनस वन बाई 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला रहा। इसके बाद में थोड़ा सा एक दो और फॉर्मूला होता है यूज, आइए देखिए नोट पॉइंट में। एपी के फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और एस एन बराबर होता है एन बाई टू, 2f प्लस एन माइनस वन इंटू का होता है डी होता है। फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। सार्वंतर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, MON कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये एक नंबर में रहा, ये 2 नंबर में जीपी का यहाँ पे घटाने के बाद सेम रहता है तो एपी में हो जाता है। घटाने के बाद हर पद में, प्रथम पद कोई भी पद ले लो उसके पहला पद घटाने के बाद हर जगह सेम आएगा तो कहाँ में हो जाएगा एपी में। और जीपी में कब होता है भाग देने पर, कोई भी पद ले लो उसके पहला पद जब भाग देंगे एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे हर जगह इक्वल आएगा तो हम उसको बोलते हैं एपी में। और जो घटा घटा करके आता है एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी कोई पद माइनस उसके पहले वाला पद जितना घटा घटा करके बराबर आएगा उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी बराबर का बराबर डी बराबर। और फर्स्ट टर्म ए है। यहाँ पर देखिए अब एनी टर्म डिवाइडिंग बाई प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी पद उसमें भाग देंगे उसके पहले वाला पद से हर जगह सेम आएगा तो जीपी में होगा, हर जगह सेम आएगा तो क्या होगा जीपी में। और जो सेम आएगा घटा भाग देने के बाद जो सेम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात। ये बोलते हैं सार्व अंतर और उसको बोलते हैं सार्व अनुपात। तो चलिए आगे लिखते हैं उसके बारे में। तो जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात, ए तथा सार्व अनुपात आर हो तो टीएन बराबर होता है ए आर के पावर एन माइनस वन, और एस एन बराबर होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। हाँ तो ये आपका भी फॉर्मूला है, ये एस एन का, ये हो गया आपका टी एन का, ये हो गया आपका एस एन का, एपी का एस एन है, ये एपी का है टी एन है। आर जो है कॉमन रेशियो है, आर इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है इसका। अब देखिए इसके बाद डी जो है कॉमन डिफरेंस, इसको इसका हिंदी होता है सार्व अनुपात,
सार्वनुपात हो गया। तो ये थ्योरी खत्म हो गया आपका 7.8 का। अगले क्लास में इसका चैप्टर का होगा बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगले चैप्टर 7.8 के एक्सरसाइज। चलिए ठीक है।